नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर मौर्यकालीन सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक वह नाम जिसे भारतीय इतिहास में महान शासकों में शामिल किया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। एक जो पहला बिंदु रहेगा वह रहेगा कि एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य। इस पे हम बात करेंगे कि यह साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न था, क्या इसमें नई बातें थी। जब इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसका प्रशासन किस प्रकार संभाला गया, यानी उसमें किस प्रकार से जो है कर संग्रह किया जाता था, किस प्रकार उस पे शासन किया गया, किस प्रकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाई गई, संदेश पहुंचाए गए। तीसरी बात हम करेंगे, अशोक एक अनोखा सम्राट। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि अशोक अपने परवर्ती शासकों से किस प्रकार से भिन्न था, क्या चीजें उन्हें यूनिक बनाती थी। चौथी चीज, अशोक का धम्म क्या था, यानी जिस बारे में हम बात करते हैं कि अशोक का धम्म वह धम्म क्या चीज थी, यानी धर्म धम्म ये जो है ये प्राकृतिक प्राकृत भाषा का ही है एक, जिसमें धर्म जो र होता है ना, आप र वो हट जाता है इसमें तो सीधा धम्म बन जाता है। ये सब पढ़ने के बाद में हम आगे की बात करेंगे, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद किन किन वंशों का उदय हुआ उसके बारे में एक जो है छोटी सी चर्चा हम इस चैप्टर के अंत में करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले बिंदु पे बात करते हैं, एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य। इस बिंदु में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो ये राज्य है उससे साम्राज्य किस प्रकार से भिन्न हुआ करता था। ये सारी कहानी जो साम्राज्य निर्माण की कहानी है वह शुरू होती है दोस्तों चंद्रगुप्त से भी पहले। अपन चाणक्य और धनानंद के बारे में बात करते हैं। ये चाणक्य जो कि एक आचार्य थे यानी कि शिक्षक थे, वह एक बार धनानंद के दरबार में गए। धनानंद से उनके कुछ मनमुटाव हुए, कुछ अनबन हुई और उसी बहस में जो है चाणक्य का अपमान कर दिया गया धनानंद के द्वारा। तो चाणक्य वहां से निकलते हैं, यह सौगंध खा के निकलते हैं, यह प्रतिज्ञा करके निकलते हैं कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। इस कड़ी में फिर जब चाणक्य जो है राज दरबार छोड़ के जाते हैं तो उन्हें जो खोज करते हैं कि किस प्रकार से मैं इस नंद वंश का नाश करूं। तो इस कड़ी में उन्हें चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त उस टाइम एक बच्चा ही था और वह कोई खेल खेल रहा था, उसमें प्रतिभा देखी और चाणक्य उन्हें ले जाकर शिक्षा दीक्षा दी, तक्षशिला ले जाकर। चंद्रगुप्त मूलतः कहाँ के हैं, पाटलिपुत्र के, लेकिन शिक्षा कहाँ हुई तो वह तक्षशिला में हुई। 8 वर्ष तक लगातार उन्हें शिक्षित किया, दीक्षित किया। उसके बाद कई प्रकार से, एक बुद्धिमान व्यक्ति था चाणक्य, तो उन्होंने कई प्रकार से सेना इकट्ठा करने का प्रयास किया और बड़ी सेना लेकर मगध पर अटैक कर दिया गया। अब दोस्तों, मगध पे ये जो अटैक हुआ, उस वक्त शासक कौन, धनानंद। कौन से वंश का, नंद वंश का। वो अपने आप में इतना शक्तिशाली शासक जिससे पंगा लेने की सीधी हिम्मत सिकंदर ने भी नहीं की थी। तो जब अटैक हुआ धनानंद पे तो दिखती सी बात है धनानंद जीत गया। पहला अटैक विफल हुआ था चंद्रगुप्त का और चाणक्य। तो जब वो वापस लौट रहे थे उस वक्त एक बुढ़िया और खिचड़ी की कहानी आती है, जिस पे हम अभी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं कि हमें सीधा मगध पर अटैक नहीं करना है, जो इसके आसपास के क्षेत्र है उन पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने पंजाब और सिंध पे अटैक किए और पंजाब और सिंध को अपने अधीन ले लिया। किसने, चंद्रगुप्त ने। अब जब पंजाब और सिंध को जीत लिया उसके बाद फिर बड़ी सेना इकट्ठा करके मगध पर अटैक करने के लिए पहुंचे। मगध में उस वक्त धनानंद का ही शासन था और धनानंद के सेनापति थे भद्रशाल। भद्रशाल ने मुकाबला किया चंद्रगुप्त से, लेकिन अंततः हार गए। चंद्रगुप्त के साथ जो सबसे बड़ी सेना थी वह थी प्रवर्तक की, और प्रवर्तक एक नेपाली राज्य के शासक हुआ करते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया। वह साम्राज्य जो नंद वंश के अधीन सिर्फ उत्तरी भारत में सीमित था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान की सीमाओं तक ले गए, दक्षिण भारत को विजित किया, इधर बंगाल तक इन्होंने विजय हासिल की और उत्तर में भी कश्मीर इनके नियंत्रण में था। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि ये साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो ये सारी चीजें जो कहानी मैंने आपको बताई है वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, चाणक्य वर्सेस धनानंद, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद। इस विवाद के बाद में चाणक्य कहाँ पहुंचे, चंद्रगुप्त को लेकर
तक्षशिला। 8 वर्ष तक क्या किया? प्रशिक्षण। और जब प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो फिर कहाँ अटैक किया? मगध पर आक्रमण। आक्रमण क्या हुआ? विफल। इस विफलता के बाद इन्होंने क्या लिया? सबक। और यह सबक लेकर वापस उन्होंने कहाँ अटैक किया? पंजाब व सिंध विजय। दोस्तों पंजाब और सिंध उस दौर में किसके अधीन थे? तो यूनानी क्षत्रपों के अधीन थे। यानी सिकंदर ने जब अटैक किया था ना, तो उत्तर पश्चिमी भारत का जो हिस्सा था वह सिकंदर ने अपने सेनापतियों को यहाँ पे शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। तो पंजाब और सिंध को चंद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया। जब पंजाब सिंध को जीता तो संसाधनों की वृद्धि हुई चंद्रगुप्त के पास, और एक बड़ी सेना लेकर फिर अटैक करता है वापस मगध पर। यानी मगध पर द्वितीय आक्रमण। इस आक्रमण के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, कौन कौन किसके साथ था। भद्रसाल नाम का जो बंदा था वो किसके साथ, किसका सेनापति था? भद्रसाल अपने धनानंद का सेनापति। और सामने कौन थे? चंद्रगुप्त व प्रवर्तक की सेना। ठीक है, ये कहानी ये अपने एनसीईआरटी में विस्तृत नहीं दे रखी है, लेकिन एक बैकग्राउंड जानना आवश्यक होता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में ये सारी चीजें बता दी कि कहानी क्या थी, कहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई। तो दोस्तों जब यहाँ तक पहुंच गए, अब बारी आती है साम्राज्य निर्माण की। राज्य और साम्राज्य में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि राज्य एक इतना सा भूभाग होता है जिसपे राजा अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर पाता है। साम्राज्य में क्या होता है दोस्तों, वो इतना बड़ा भू क्षेत्र हो जाता है कि राजा का सीधा नियंत्रण स्थापित करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजा उनको प्रांतों में बांटता है, और उसके जो प्रांतपति होते हैं वो सीधा राजा को रिपोर्ट करते हैं। और प्रांत सीधा शासन होता है प्रांतपति का, और अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है राजा का। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है राज्य और साम्राज्य में। यहाँ से साम्राज्य निर्माण की कहानी शुरू हुई। मगध पर अपना कब्जा हो गया चंद्रगुप्त का। कब्जा कहो, अधिकार कहो, कुछ भी। तो जब अधिकार हो गया मगध पे, तो भारत में सबसे बड़ा शासक कौन बचा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय नीतियां अपनाई, और इस विजय नीति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा भू क्षेत्र अपने अधीन किया। कौन कौन से क्षेत्र? तो बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो उत्तर पश्चिमी भारत में हम देखें, एक बार मैप बना देता हूँ। जैसे यदि ये अब हम भारत का मैप माने, तो इसमें यहाँ पे था अपने मगध। मगध पे नियंत्रण हुआ। पंजाब और सिंध पहले से जीत चुका था। पंजाब और सिंध पे क्या था? पहले से ही कब्जा था। इधर से जीत लिया मगध। अब इतना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधीन है। ऐसे में उसने अपने साम्राज्य को और फैलाया, और यहाँ पे एक एरिया है हेरात, अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक। इधर देखें तो यह नेपाल, यहाँ पे बंगाल। बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पे जाएं तो मैसूर तक, दक्षिण भारत में। यहाँ पे ये गुजरात के पास वाला क्षेत्र सौराष्ट्र। ये सारे जो क्षेत्र थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गए थे। इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। और आप कहेंगे कि बात तो अशोक मौर्य की हो रही थी, चंद्रगुप्त कहाँ से आया? तो दोस्तों जो मौर्य वंश का संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। तो अशोक को जो साम्राज्य मिला था उसका निर्माता एक तरह से चंद्रगुप्त स्वयं था। ठीक है, तो आइए इसके मैप पे बात कर लेते हैं।
अब वंश पे हमने एक दो बार नाम लिया कि भाई मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो वंश क्या होता है दोस्तों? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, चंद्रगुप्त और उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है? मुख्यतः इन तीनों पे ही बात होती है। फिर अशोक की कुछ ऐसी नीतियाँ रही जिसकी वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया, लेकिन उन नीतियों ने अशोक को महान बना दिया। अब क्या है, इसके बारे में हम विश्लेषण एनसीईआरटी की सीमाओं में रहते हुए ज़रूर करेंगे। यहाँ पे एक मानचित्र है, इसी चैप्टर में जो दिया हुआ था एनसीईआरटी में, कि मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। दोस्तों यहाँ पे आपको जो रेड डॉट दिख रहे हैं वह क्या है? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? तो ये हमने पहले ही चैप्टर में बात की थी। ये सारे अभिलेख अशोक के द्वारा जनता से संवाद स्थापित करने के लिए करवाए गए, क्योंकि पहले ऐसा था नहीं कि टीवी पे संदेश आप प्रसारित कर दो। तो अशोक जो कुछ भी कहना चाह रहा था उसे अभिलेखों के अंदर खुदवा के और जगह जगह पर लगवा दिए, और वो लगवा दिए और उन्हें कि भाई ये पढ़ के जनता जान लेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी नीतियाँ किस प्रकार की है, मेरी जनता से क्या अपेक्षाएं हैं, और मैं मतलब मेरी क्या क्या नीतियां मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये सारा का सारा अभिलेखों में लिख दिया जाता। दूसरी बात जो इसमें दे रखी है वह है महत्वपूर्ण नगर। महत्वपूर्ण नगर में आप ब्लैक गोले में देखेंगे तो यहाँ पे एक दे रखा है अपने उज्जैन, एक दे रखा है पाटलिपुत्र, और एक है अपने तक्षशिला। दोस्तों मैंने अभी बात की थी कि साम्राज्य जब बन जाता है तो उसे कई प्रांतों में विभाजित करना पड़ता है। तो अशोक ने भी अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया। साथ ही जो राजधानी थी वह तो पाटलिपुत्र ही रही, लेकिन कुछ क्षेत्रीय राजधानियां भी बनाई गई, जैसे उज्जैन और तक्षशिला। अब जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र था बहुत बड़ा, अब पाटलिपुत्र से सीधा नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या किया, तक्षशिला को प्रांतीय राजधानी बना दी, और आसपास के क्षेत्रों से जो भी अपने नियंत्रण स्थापित करने होते थे वो तक्षशिला से कर दिए गए। मध्य भारत में ऐसा कुछ करना है या दक्षिणी भारत में करना है, तो उज्जैन को उसका केंद्र बना दिया। तो इस बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि साम्राज्य में कई नगर थे। कई नगर में हम दो नगरों पे बात कर लेंगे। एक तो तक्षशिला, और दूसरा जिस नगर पे हम बात करेंगे वह है उज्जैन। दोनों की लोकेशन अपने मैप में देख ली है। ये है उज्जैन मध्य भारत में, और तक्षशिला है अपने उत्तर पश्चिमी भारत में। तक्षशिला कहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया? तो ये जो मध्य एशिया को जाता हुआ मार्ग है ना, उस पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। मध्य एशिया मार्ग पर नियंत्रण। अभी मार्ग पर नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है, अभी ये लिख के हम चर्चा करते हैं। उज्जैन। उज्जैन जो है अपने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ रहा है, आपको दिख रहा है बिल्कुल मध्य भारत में है। तो दक्षिण भारत में जाने के लिए उज्जैन से होके जाना होता था, और उज्जैन के आसपास क्षेत्र जो रास्ता था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उज्जैन को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर से दक्षिणी भारत मार्ग पर नियंत्रण हेतु। और दूसरी बात हम करेंगे राजधानी की। राजधानी, राजधानी कौन सी थी? तो वह थी अपने पाटलिपुत्र। अब तीन मुख्य नगरों की बात कर ली हमने, एक पाटलिपुत्र, एक तक्षशिला और एक उज्जैन। मार्गों पर नियंत्रण क्यों आवश्यक था दोस्तों? कि जब बड़ा क्षेत्र होता है ना, तो उसमें उस वक्त तक हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन सबको इधर से उधर जाने की आवश्यकता होती थी, सामान मंगाने की आवश्यकता होती थी। ऐसे में यदि संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता, तो यह प्रयास रहता था कि कम से कम नदियों पर और मार्गों पर साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित हो। इस वजह से यह क्षेत्रीय केंद्रीय वहां पे स्थापित किए गए। यहाँ पे एक और लाइन हम लिख सकते हैं कि मध्य भारत अधिकांशतः जंगली क्षेत्र था।
तो उसमें उज्जैन ही एक नगर था जहां से नियंत्रण स्थापित हो सके। तो ये बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैप को आपने अच्छे से देख लिया ना, मैप में बहुत सारे जो ये रेड रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे किसके हैं, जहाँ से अभिलेख प्राप्ति के स्थल है वो सारे, जैसे गिरनार हो गया, सोपारा, सन्नति, मास्की, ब्रह्मगिरी, एरीगुड़ी, सारनाथ, कौशाम्बी। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यदि हम एक एक अभिलेख पे बात करेंगे, क्योंकि एक एक अभिलेख अपने पेज, 2 पेज की विशेषताएं लिए हुए हैं। तो अगला हम बात करेंगे साम्राज्य के प्रशासन की। दोस्तों, साम्राज्य की प्रशासन की बात करें तो हमने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य है, प्रांतों में विभाजन किया, इस प्रकार की बातें हमने पहले कर ली। लेकिन प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था उसकी बात करें तो यहाँ पे केंद्रीकृत प्रशासन था। ये केंद्रीकृत प्रशासन क्या होता है, यानी कि अंततः सारी चीजें राजा में जाके शक्तियां समेटी जा रही है। यानी प्रांतपति है तो भी वह रिपोर्ट किसको करेगा, राजा को। तो जो प्रांतों पे स्वतंत्र नियंत्रण है नहीं, क्योंकि राजा जैसा आदेश दे रहा है वैसा प्रांतपति का शासन है। तो सारी की सारी चीजें अंत में जाके केंद्रीकृत हो रही थी। और साथ ही ये जो मगध यानी पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र था, उस पे राजा का डायरेक्ट नियंत्रण था। यानी वहां पे कोई प्रांतपति नहीं होगा, राजा स्वयं ही अपने आप में प्रांतपति भी खुद है और राजा भी खुद ही है। यानी यहाँ पे जो कर अधिकारी नियुक्त करने होते थे वह भी राजा के द्वारा ही किए जाते थे। उसके बाद दूसरे प्रकार के क्षेत्र आते थे जो दूर होते थे, वहां पे प्रांतपतियों को नियुक्त किया जाता था। तो आइए बात कर लेते हैं हम इन सब बिंदुओं पे कि प्रशासन किस प्रकार का था। सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रीकृत प्रशासन। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे पाटलिपुत्र व आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। और ये सीधा नियंत्रण किस प्रकार भिन्न है, हमने बात की कि यहाँ का जो कर अधिकारी है उसकी नियुक्ति सीधा कौन कर रहा है, राजा। वहां की न्याय व्यवस्था सीधे कौन देख रहा है, राजा। अर्थात यहाँ पर कर अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त। और दोस्तों, जब प्रशासन चलाना होता है तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि जानकारी हर चीज की चाहिए। जानकारी चाहिए तो क्या करते थे, संदेश वाहक रखते थे कि कोई भी संदेश लाना है उसके लिए अलग से प्रोफेशनल व्यक्ति होगा जो संदेश लेके आए। साथ ही ये तो हो गया कि भाई जो जानकारी प्रांतपति या फिर कोई लोग देना चाहते हैं, वो जानकारी तो संदेश वाहक से आ गई। तो जानकारी प्रांतपति छिपाना चाह रहा है वो कैसे आएगी, उसके लिए उन्होंने नियुक्त किए थे जासूस। जासूस शब्द नया है, उस वक्त जासूस शब्द नहीं होते थे। जासूसों के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वह था गूढ़ पुरुष। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं संदेशवाहक व जासूस। जासूस के ब्रैकेट में हम लिख देंगे गूढ़ पुरुष। नियुक्त थे। काम क्या था ये तो आप खुद ही समझ जाओगे, ये संदेशवाहक संदेश लाएगा, जासूस गुप्त संदेश लाएगा, इतनी सी बात है ना। अगली बात हम कर लेते हैं कि साम्राज्य में कई प्रांत थे जिन पर उज्जैन व तक्षशिला जैसी प्रांतीय राजधानियों से नजर रखी जाती थी। नजर रखी जाती थी।
और एक बात और हमने की थी कि मार्गों पर नियंत्रण आवश्यक था, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि विस्तृत क्षेत्रों के मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। विस्तृत क्षेत्रों के मार्गों व नदियों पर नियंत्रण रखा जाता। हम प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रशासन के अंतर्गत ये सारे नियंत्रण वाले बिंदु अपने आ जाएंगे। साथ ही अर्थशास्त्र में अपन को एक इंटरेस्टिंग विवरण मिलता है, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का विवरण क्या है? ये अर्थशास्त्र का विवरण, तो इसमें अर्थशास्त्र में कहा है कि जो आसपास के क्षेत्र थे, मतलब अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग प्रसिद्ध चीजों के बारे में इन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिखा है कि जैसे भाई नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया यानी उत्तर पश्चिमी भाग है, तो वहां पे कंबल बहुत अच्छे होते थे। साउथ इंडिया है यानी कि दक्षिणी भारत, वहां पे सोना और कीमती पत्थर बहुत मिलते हैं। तो ऐसी चीजें कहाँ कहाँ से आती थी, तो इसमें अर्थशास्त्र में वर्णन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वह किस लिए प्रसिद्ध था, तो वहां पे कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये चीजें अपन लिख लेते हैं। तो मैं NW लिखूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने? नॉर्थ वेस्टर्न, कंबल हेतु प्रसिद्ध। और दक्षिणी भारत किसके लिए था? सोना व कीमती पत्थर। कीमती की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। सोने और कीमती पत्थर के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। अब दोस्तों, ये मार्गों और नदियों पे जो नियंत्रण रखा जाता जाता था, उससे क्या होता था कि जो आसपास के क्षेत्र थे, जहाँ पे कोई भाई राज्य गांव के अंदर कोई शासन कर रहा है अपना स्वतंत्र रूप से या इस प्रकार का कुछ भी, तो वो जिनका मार्गों पे नियंत्रण होता था, यानी जो साम्राज्य का नियंत्रण मार्गों पे है, लेकिन गांवों पे किसका नियंत्रण है? गांव के सरदार का। तो गांव के सरदार क्या करते थे? कुछ भेंट पहुंचाते थे, इसे कहते थे नजराने। यानी जो क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता था, वहां से कर संग्रह मुश्किल लगता था, उन एरिया से नजराने वसूल किए जाते थे। यानी ये नियंत्रण वाले भाग से क्या वसूल किया जाता था? नजराने। नजराने वसूलते थे। वजराने क्या चीज है? जस्ट अगले स्लाइड में हम इस पर बात करते हैं। देखिए, ये है नजराना। नजराना क्या होता है कि जहां पे नियमित ढंग से कर इकट्ठे नहीं किए जा सकते थे, वहां पे नजराने इकट्ठे किए जाते थे। नजराने क्या है? नियमित रूप से कर नहीं है, ये क्या है? अनियमित रूप से जब भी संभव हो ले लिया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी एक तो ये स्वैच्छिक है, दूसरा नियमित नहीं है। खुशी खुशी कोई व्यक्ति आपको भेंट स्वरूप दे रहा है तो वह क्या कहलाएंगे? नजराने। ठीक है। राजधानी में सम्राट किस प्रकार से रहता था, इसका वर्णन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि उस वक्त राजा किस प्रकार रहता था, राजा की क्या थिंकिंग थी। मेगस्थनीज जो कि यूनानी जो राजा था, सेल्यूकस निकेटर, उसका एक दूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी मान लीजिए आप इसे, यानी उसका दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आइए पढ़ते हैं इसे कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, यानी कि क्या है कि भाई सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कोई उनकी हत्या न कर दे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। खाना खाने से पहले ही नौकर उसको खाने को खा के चखते थे। और राजा एक ही कमरे में 2 रात तक लगातार नहीं सोता था। यानी कि राजा की सुरक्षा का कितना ज्यादा प्रबंध था, इस बारे में बड़ा रोचक विवरण मेगस्थनीज के इस बुक से हमें प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी वह थी इंडिका, लेकिन इंडिका का जो
मूल स्वरूप है वह इंडिका का हमें मिल नहीं पाया क्योंकि गुम हो गई थी। उसके बारे में विवरण दूसरी किताबों से हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर इंडिका पुस्तक को हम जान पाते हैं कि हाँ कुछ ऐसा लिखा होगा। बाकी पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा है। ये तो चंद्रगुप्त के बारे में हो गया। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज है और 64 द्वार है, यानी 64 गेट है। बुर्ज क्या होता है कि कोई भी प्राचीर बनी होती है तो वहां से सुरक्षा के लिए अलग अलग बुर्जनुमा संरचना होती है जहां पे सैनिक खड़े होके पहरा दे सके। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, यानी कि लकड़ी के बने हुए महल हुआ करते थे, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने हुए बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं उस दौर की। बाकी हमने कई एरिया की पीछे बात की थी कि भाई विस्तृत क्षेत्र था, वहां पे मार्गों पर नियंत्रण होते थे। एक क्षेत्र जो हमने छोड़ा वह क्या था? जंगली क्षेत्र। जंगली क्षेत्र में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे जो जंगली उत्पाद है, जो जंगल से उत्पादन हो रहा है, जैसे मधु हो गया, मधु यानी शहद, या फिर फल फूल आदि हो गए, औषधि हो गई, इस प्रकार की चीजें वहां से आप, राजा ये उम्मीद करता था जो जंगल में रह रहे सरदार है वो इसे वसूल कर ले, या फिर आसपास के एरिया के जो प्रांतपति है वहां तक जो जंगली क्षेत्र के लोग हैं वह इसे नजराने के रूप में पेश कर दे। तो इसमें हम लिख लेते हैं जंगली क्षेत्र अपेक्षाकृत स्वतंत्र, अपेक्षाकृत स्वतंत्र। यहाँ से मोम, हाथी, मधु आदि पदार्थ प्राप्त होते थे। यानी जो राज्य है वो अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। भाई यहाँ से तो प्रॉपर कर वसूली करेंगे, और करेगा भी कौन? राजा के द्वारा नियुक्त कर अधिकारी। जो प्रांत है वहां पे प्रांतपति द्वारा नियुक्त कर अधिकारी कर की वसूली करेंगे। कुछ क्षेत्र जो विस्तृत हो जाते हैं लेकिन वहां पे जनसंख्या भी नहीं रह रही है तो जगह जगह किसको बिठाएं? तो मार्गों पे नियंत्रण स्थापित कर लो। तो वहां की जनता से यह उम्मीद की जाती थी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां से आके वो नजराने के रूप में चीजें दे दे। साथ ही जो जंगली क्षेत्र थे वहां के निवासियों से भी उम्मीद की जाती थी कि वो हाथ की लकड़ी, मधु आदि चीजें हम तक पहुंचा दें। इसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु पे, वो है अशोक एक अनोखा सम्राट। किस किन मायनों में अशोक अपने आप में अनोखा था? क्या चीजें उन्हें बाकी जो राजा थे उनसे अलग बनाती है? इस पे हम बात करेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट के अंतर्गत। तो दोस्तों, अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने इतनी बड़ी मात्रा में अभिलेखों को खुदवाया और अभिलेखों पर जनता के लिए संदेश प्रसारित किए। तो यह जो परवर्ती शासक थे उनसे अशोक को अलग बनाती है। साथ ही इसने जो धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी शांतिपूर्वक शांति संदेश देना और नैतिक कर्तव्यों का पालन करने का संदेश, यह भी अशोक को बाकी राज्यों से अलग बनाते थे या बाकी शासकों से अलग बनाते हैं। तो पहली बात हम लिख लेते हैं इसमें कि अशोक अनोखा किस रूप में था? तो अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाए। और इन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो अभिलेखों की भाषा सामान्यतः प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी उसकी लिपि थी। अभिलेखों की भाषा प्राकृत व लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। और ये बात हो रही है सामान्यतः, क्योंकि कुछ जगहों से इससे हटके भी मिली है, अरेमाइक लिपि भी मिली है, यूनानी भाषा के लेख भी मिले हैं, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। सामान्यतः जो ज्यादातर मिले हैं वह किस भाषा के हैं? प्राकृत। और लिपि कौन सी है उनकी? ब्राह्मी। तो दोस्तों, भाषा और लिपि किस प्रकार अलग है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे भाई अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रघुवंश, तो मैं कहूंगा कि ये हिंदी भाषा में है और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये जो लिखने का तरीका है ये कौन सा हो जाएगा? देवनागरी।
यदि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, रघुवंश, तो ये फिर इसकी लिपि भी अंग्रेजी हो जाएगी, रोमन लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिपि यानी कि लिखने का तरीका, भाषा यानी कि जो जिस भाषा में हम संवाद कर रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो वो भाषा हो गई, और लिपि लिखने के तरीके पे डिपेंड होगी। ठीक है, आइए यहाँ पे एक अपने सामने दिया हुआ है एक पैराग्राफ, जो कि कलिंग युद्ध के वर्णन करता हुआ अशोक का जो अभिलेख है उसके बारे में ये चीजें हैं, ये भी हम देख लेते हैं थोड़ी। पहले मैं इसको इरेज कर दूं जो हमने लिखा अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। ऐसा कौन लिख रहा है? अशोक। अशोक का अभिलेख, कौन सा अभिलेख? तो यह कलिंग से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। राजा बनने के 8 साल बाद, राजा कब बने थे? अशोक का जो राज्याभिषेक का काल है वह है 269 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व में क्वेश्चन भी जनरली इसी प्रकार आते हैं कि अशोक ने जो कलिंग का अभियान किया वह अपने राज्य के कौन से वर्ष में किया, तो या अपने शासन के कौन से वर्ष में किया, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आता है सीधा, क्योंकि 8वें वर्ष से है ये, तो क्योंकि अभिलेख में भी ऐसा ही लिखा हुआ, अभिलेख में वर्ष नहीं लिखा हुआ, सीधा ये लिखा हुआ है शासन के 8वें वर्ष। तो हम भी इसको इसी प्रकार देखते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की, और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 277, वो एक अलग मुद्दा हो गया। इसमें लिखता है आगे कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, इससे मुझे अपार दुख हुआ, ऐसा अशोक लिख रहा है। और फिर नीचे लिखता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। कहते हैं कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ये कुछ इमोशनल बातें अशोक ने लिखी उस युद्ध के बाद अभिलेख के अंतर्गत। ठीक है, अब अंत में वो कहता है कि इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब ये धम्म क्या है, इस पे भी हम अगले ही बिंदु में बात करने वाले हैं। ये कह रहा है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं धर्म का पालन करूं और इस सबको इसका पालन करने के लिए शिक्षा भी दूं। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें। यानी ये एक घोषणा थी सार्वजनिक रूप से कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जो युद्ध किया है उस पर मुझे पश्चाताप है। फिर आगे कहता है कि इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। नीचे हम अपन को दिया हुआ है कि भाई कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। तो ये विचारों में परिवर्तन हम देख सकते हैं कि पहले वह किस प्रकार से आक्रामक था, युद्ध किया, विजय हासिल की, और उसके बाद कहता है अब मुझे युद्ध नहीं करना, अब मैं चाहता हूं कि धर्म का पालन करवाया जाए। और मैं धर्म को धर्म इसलिए कह रहा हूँ, नीचे देखो एक लाइन और लिखी हुई है कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं इसी जो चैप्टर में हम इसी बिंदु में बात कर लेते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट में कलिंग युद्ध के बारे में भी। कलिंग युद्ध का विवरण जो अशोक के अभिलेख में है, वो तो हमने बात कर ली अलग से। इस कलिंग युद्ध के बारे में थोड़े से जो और बिंदु है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देंगे कलिंग युद्ध। पहली बात तो कलिंग कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों जो उड़ीसा क्षेत्र है आज का, उसका जो तटवर्ती एरिया है वो क्या कहलाता है? कलिंग। बंगाल के पास में और उड़ीसा के बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र दक्षिण में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कहाँ पे है, तो तटवर्ती उड़ीसा। अब दोस्तों कलिंग की कहानी क्या थी, तो यहाँ पे विवरण आता है कि महापद्म जो कि नंद वंश का शासक था, उसने कलिंग पर अटैक किया था और कलिंग को मगध साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तब भी कलिंग मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही था। चंद्रगुप्त कौन? अशोक के दादा। उसके बाद जब बिंदुसार शासक बने तो संभवतः उस दौर में कलिंग जो है वो मगध साम्राज्य से अलग होने का प्रयास कर रहा था या अलग हो ही गया था। इसी वजह से अशोक ने वापस शासक बनने के बाद कलिंग पर अटैक किया और विजय हासिल की।
कलिंग में क्या है, ये चीजें हम नहीं लिखेंगे ना, महापद्मनंद, या फिर लिख लेते हैं चलो, महापद्मनंद द्वारा कलिंग मगध के अंतर्गत शामिल बिंदुसार के काल में पुनः अलग हुआ, अतः अशोक द्वारा आक्रमण। ठीक है, ये इसके बैकग्राउंड की कहानी जो एनसीईआरटी में नहीं है, बस हम इसमें एक सामान्य बिंदु पे बात कर लेते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम लिखते हैं, कलिंग युद्ध के बारे में। सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत लिखी हुई थी कलिंग युद्ध के विवरण करने वाले अभिलेख में, वो क्या थी, शासन के 8वें वर्ष आक्रमण। तो जब ये आक्रमण किया तो इसका विवरण कहाँ से मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। अशोक का 13वां शिलालेख, शिलालेख का मतलब किसी भी जो किसी भी चट्टान पर या फिर किसी ऐसी कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा, शिलालेख, या पत्थर पे ही कहेंगे, शिला पे लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा, शिलालेख। तो शिलालेख की जो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, जो 13वां शिलालेख, ऐसा नहीं है कि एक दो तीन चार ऐसे अलग अलग चट्टानों पे लिख दिए, एक ही चट्टान पे अलग अलग लाइन्स लिखी गई, लंबी लाइनें थी। तो पहली लाइन पहला शिलालेख हो गया, दूसरी लाइन दूसरा शिलालेख, तीसरी लाइन तीसरा शिलालेख, ऐसे जो 13वीं लाइन थी उसमें किसका विवरण है, कलिंग के आक्रमण। ठीक है, 8वें वर्ष आक्रमण, ये विवरण कौन देता है, तो 13वां शिलालेख, यानी किसी भी शिलालेख की 13वीं लाइन इसका विवरण दे रही है, अपने अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में विवरण दे रही है। और आक्रमण के बाद जो युद्ध हुआ था वह दाया नदी के किनारे हुआ था, दाया नदी के किनारे। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध से हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने क्या किया, भेरी घोष, यानी कि युद्ध घोष जो पहले करते थे उससे शिफ्ट हो गए अपने धम्म घोष की ओर, यानी कि अब से मैं धर्म की स्थापना पर कार्य करूंगा। तो ये जब धम्म घोष की घोषणा कर दी गई है तो आगे हम पढ़ेंगे कि अशोक का धम्म क्या था, यानी कि धर्म घोष या जिसे अशोक धम्म कह रहा है वह धम्म एक्चुअल में क्या है, क्या वो बौद्ध धर्म है, क्या वह हिंदू धर्म है, क्या वह सनातन धर्म है, क्या चीज है, ये धम्म घोष है क्या। तो दोस्तों धम्म घोष ऐसा कुछ नहीं है कि किसी देवी देवता की पूजा की बात की जा रही है, या फिर कुछ अपने सिद्धांत दे दिए कि भाई ठीक है इसकी पूजा करोगे आज से, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म घोष में उसने, अशोक ने कुछ नैतिक नियम बताए पूरी जनता को कि भाई आप इन नैतिक नियमों का पालन करो और इससे पूरे राज्य का भला होगा। तो ये जो नैतिक नियम थे यही क्या थे, अशोक का धम्म। तो हम पहली लाइन इसमें लिखेंगे कि कर्म कांड या देव पूजा धम्म नहीं था, बल्कि नैतिक नियम धम्म था। ठीक है, यानी कि यहाँ बात हो रही है नैतिक नियमों की, और जब नैतिक नियम दे दिए है तो इन नैतिक नियमों का पालन करवाने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की, ये भी हम लिख लेते हैं कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। दोस्तों ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस लिए की थी, कि धम्म का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बिंदु यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धम्म महामात्रों का क्या कार्य था। तो धम्म महामात्रों का कार्य था कि जनता में नैतिक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका पता लगा, उसका ध्यान रखना, उसकी देखरेख करना। तो दूसरा कार्य इनका ये भी था, जो अशोक के अभिलेख है उन्हें पढ़ के सुनाना जनता को, क्योंकि अशोक ने ये भी दिमाग लगाया कि भाई जब मैं अभिलेख छपवा दूंगा, सारी जनता तो पढ़ी भी है नहीं, तो जनता तक संदेश कैसे पहुंचेगा। तो बोला जो भाई अधिकारी जा रहे हैं, जनता कभी भी कह सकती है आपको कि ये पढ़ के सुना भाई क्या लिखा हुआ है।
तो उस अधिकारी को ये चीज पढ़ के जनता को सुनानी पड़ेगी। और ये सारे प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत का अर्थ होता है कि स्थानीय भाषा। सारे के सारे अभिलेख स्थानीय भाषा के अंतर्गत अंतर्गत छपवा दिए। तो उससे क्या हुआ, एक तो स्थानीय लोगों को आसानी से वो भाषा भी समझ आ जाती है, संदेश भी समझ आ जाता। यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉर्नर में आपको दिख रहा है बिल्कुल मेरे ऊपर, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। इसमें आप अशोक का जो दम है उसको और अच्छे से मूल्यांकित कर पाएंगे कि लोग विभिन्न अवसरों पे अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तो वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है, ऐसा अशोक का मानना था। इसके बदले वह कहता है कि यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है, तो उसमें ये कहता है कि अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान करें। तो उसने दान से संबंधित बात की है, जीव दया से संबंधित बात की है, बड़ों का आदर करने की बात की है, और दासों और नौकरों से अच्छे व्यवहार की बात की। यानी नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए, ये ज्यादा फलदायी है बजाय इसके कि आप कर्म कांड या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। अगले ये कहे कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म से कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा अशोक का मानना था। आगे वह कहता है, इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए इसका आदर करना चाहिए। ये बात हो गई यहाँ तक अपने अशोक के अभिलेख की। आगे बात की जा रही है वापस, क्योंकि ये एनसीईआरटी 2004 के 2005 में हुई थी, उस बारे में कोई बात हो रही है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहते हैं कि उनके धर्मादेश, मतलब नेहरू के कहते हैं कि अशोक के धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि अशोक के जो अभिलेख है वो धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म का पालन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार समाज में समरसता बनी रहे, इसकी बात करते हैं। लेकिन क्या सभी समाज, सभी धर्म, सभी मजहब इन बातों को फॉलो करते हैं? यदि सभी करते हैं तब यह काम की बात हो जाती है। यदि किसी एक के द्वारा यदि इसका पालन किया जाएगा तो यह उतना जो है लाभदायी विषय नहीं रहेगा। तो आइए चलो, यहाँ तक तो बात कर ली हमने कि अशोक का धम्म क्या था और इसका जो संदेश था वह क्या था। आगे हम बात कर लेते हैं कि अशोक का धम्म, इसने धम्म के प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो धम्म के प्रचार के क्या क्या कार्य किए, तो सीरिया, मिस्र, श्रीलंका आदि देशों में, थोड़ा सा उधर से, नहीं तो अंदर आ जाएगा। ठीक। सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। किसने? अशोक ने। साथ ही कुछ और कार्य भी किए जो कि लोकोपकारी थे। वह थे सड़कें, कुएं, विश्राम गृह आदि बनवाए। और एक और इंटरेस्टिंग बात की, इसने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था के इंतजाम किए। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं, मनुष्य व जानवरों हेतु चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ तक दोस्तों अपन ने चैप्टर को अधिकांशतः पढ़ लिया है। चैप्टर के बाद में एक और विषय दे रखा है आगे की बात करके। ये बहुत ही विस्तृत विषय इन्होंने एक ही पेज के अंदर समेट के रखा है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है। दोस्तों ये एक लिपि, लिपि के अंदर अंतर्गत अक्षर किस प्रकार बदल जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो जो आरंभिक ब्राह्मी लिपि है उसमें अ को कैसे लिखते थे, ये त्र जैसा है ना। देवनागरी हिंदी जो आज हम पढ़ते हैं उसमें अ को कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार। फिर ये जो बांग्ला है, बांग्ला में य जैसा कुछ अ लिखा जाता है। मलयालम में किस प्रकार है, तमिल में किस प्रकार है,
तो लिपि के आधार पर किस प्रकार से शब्द चेंज हो जाते हैं और किस प्रकार जो अपने पुरातत्वविद है यह लिपि को पढ़ पढ़ा के और इसमें किस प्रकार से अर्थ निकालते हैं कि भाई हाँ इतिहास में ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। इसके लिए बहुत सारा उन्हें अलग अलग लिपियों को किया जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्तंभ लेखों के ऊपर जो चित्रांकन या फिर जो मूर्ति रखी गई है उसके बारे में है। यहाँ पे एक ऋषभ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऋषभ यानी कि बैल। बैल की आकृति है। ये रामपुरवा का जो अभिलेख है, रामपुरवा का स्तंभ लेख, उस पर से प्राप्त यह वृषभ की आकृति है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वृषभ की आकृति किस स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि भाई रामपुरवा, सारनाथ, सांची, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, सोपारा। तो वहां पे आपको करना है रामपुरवा का स्तंभ लेख। रामपुरवा के स्तंभ लेख से वृषभ की आकृति का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। नीचे आपको दे रखा होगा जिसे आप हमेशा कहते हैं कि अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ एक्चुअल में ये भी है, लेकिन रूढ़ हो गया किसके लिए, इसके लिए जो सिंह की आकृति है, 4 सिंह यहाँ पे 3 अपन को दिखाई दे रहे हैं और एक इसके जस्ट पीछे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों सारनाथ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, सारनाथ स्तंभ से। ठीक है। बाकी अगला हम बात कर लेते हैं आगे की बात पे। आगे की बात शॉर्ट में अपन खत्म करेंगे। आगे की बात में हमें मतलब इसके अंदर अंतर्गत जो बिंदु अपन को दे रखे हैं उसमें महत्वपूर्ण यही हो जाएगा सिर्फ कि कौन सा साम्राज्य किसके बाद आ रहा है, कौन सा राजवंश किसके बाद आ रहा है, कौन सा किसके पहले आ रहा है, किसका क्षेत्र कौन सा रह रहा है। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस एग्जाम में जब आते हैं तो इस पैराग्राफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठते हैं तो कुछ इसी प्रकार से ही उठेंगे। तो आइए बात करते हैं कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन किस प्रकार से हुआ था दोस्तों, तो मौर्य वंश जब अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई, तो अहिंसा की नीति के कारण जो मौर्य साम्राज्य था वह क्षीण हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हुई। उसकी सेना, अब सेना युद्ध नहीं कर रही है तो सैनिकों की ज्यादा भर्ती की आवश्यकता भी उन्हें महसूस नहीं हुई। सेना निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय होने से क्या हुआ, जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनका उदय हुआ। उन्होंने अटैक कर दिया, भाई आप अटैक नहीं करोगे तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। तो अशोक के बाद कुछ छोटे मोटे शासक आए और अंतिम शासक उसका था बृहद्रथ नाम का। उसको बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की बृहद्रथ की और मौर्य साम्राज्य को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस पे हम बात कर लेंगे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र द्वारा शुंग वंश की स्थापना। ठीक है। तो 2200 वर्ष पहले मौर्य वंश का पतन हो गया था। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। यानी जो इंडो ग्रीक शासक थे उनका शासन रहा, शक, सीथियन आदि, है ना। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली तब तक ये लोग शासन करते रहे। यानी कि शकों का शासन काफी लंबा चला। गुप्त शासकों ने जब इन्हें पराजित किया तो अंततः इनका पतन हुआ। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आई अपने सामने, कि मौर्य वंश का पतन हुआ, शुंग वंश की स्थापना हुई। लेकिन साथ ही जो मध्य एशियाई लोग थे, कौन, मध्य एशियाई लोगों की बात हो रही है, शकों की। शकों का शासन भी स्थापित हुआ। शकों के बाद कौन आए, तो कुषाण। कुषाण भी कौन थे, मध्य एशियाई। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। मतलब चैप्टर 10 जो है वो इनकी कुषाणों से संबंधित है। यानी अगली से अगली क्लास हम कुषाणों पे बात करेंगे। आगे बात करते हैं, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों के शासन तब तक चला जब तक कि 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई।
यहाँ यानी कि शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के ध्वंसावशेषों पे हुई। मध्य भारत या फिर उत्तरी भारत जो है शुंग वंश के अधिकार में रहा। और शुंग के बाद में कौन आए? कण्व। शुंग और कण्व को कैसे शासक है? देशी शासक है। और शक और कुषाण किस प्रकार के शासक है? तो वह विदेशी शासक है, यानी कि मध्य एशियाई जातियां थी। फिर हम देखते हैं कि हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य एशिया पश्चिमी भारत में वाकाटक शासकों का शासन स्थापित हुआ। यानी अभी तक हम जो स्पष्ट रूप से देखे हैं, तो मौर्य वंश के बाद बात करें तो शुंग वंश, हम सिर्फ देशी शासकों की बात कर रहे हैं। शुंग के बाद आ जाएंगे अपने कण्व, और कण्वों के बाद में बात करें तो सातवाहन, क्योंकि सातवाहन वंश भी कब स्थापित हो चुका है? 2100 वर्ष पूर्व। फिर यहाँ पे बात हो रही है वाकाटक वंश स्थापित हुआ कब? 1700 वर्ष पहले। तो सातवाहनों के बाद में कौन आए हैं? वाकाटक। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। वाकाटकों के बाद कौन आ रहे हैं? पल्लव व चालुक्य। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग व्यापार में प्रगति, व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीनी रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों, अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें एक साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। यानी कि बाकी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में अपन को इसका परिचय यहाँ पे दे दिया गया है कि समुद्री रास्तों की भी खोज की गई, क्योंकि दक्षिणी जो राजवंश थे उन्होंने ठेठ मलय, बर्मा और इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार देश के बाहर भी किया था। तो व्यापारियों ने भी इन राज्यों की ये जो साम्राज्य विस्तार है इसमें योगदान दिया, क्योंकि व्यापारी गए तो व्यापारिक जो थे भाई, मार्गों की खोज हुई, और उन्हीं मार्गों पर चलकर शासकों ने आक्रमण की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आइए दोस्तों, आगे हम हर बार की तरह दो क्वेश्चन पे बात कर लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको एक हिंट है, बाकी आप इसमें से जो है सैकड़ों क्वेश्चन या फिर दर्जनों क्वेश्चन इस एक चैप्टर से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? छठे, सातवें, आठवें या 10वें वर्ष? तो अपन ने बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा था दो बार। एक बार हमने अभिलेख के अंतर्गत भी देखा था कि अपने साम्राज्य के या अपने शासन के 8वें वर्ष, ठीक है, और एक बार हमने अलग से भी इसे लिखा था। तो राज्य के 8वें वर्ष उसने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आए? तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और किसके काल में आया था? अशोक मौर्य? नहीं, अशोक मौर्य बिल्कुल नहीं। बिंदुसार? बिल्कुल नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत के रूप में आया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, और आपका